अगली कहानी एक ऐसी कंपनी के बारे में है जिसका नाम अब घर घर पहुंच गया है, और हम बात कर रहे हैं अमेज़न की। अमेज़न ने Hyundai के साथ साझेदारी में एक ऑनलाइन कारों की बिक्री का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यस, अमेज़न जो है अब वो कार सेल्स में आ चुका है। ये यूएस की 48 शहरों में उपलब्ध है, और ये संपूर्ण ऑनलाइन कार की खरीदारी का आपको अनुभव कराएंगे। पूरा इसके अंदर एक्सपीरियंस शामिल है। आप कारों को ब्राउज़ कर सकते हैं, उनकी फाइनेंसिंग के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं, उनके कोट ले सकते हैं, उसकी डिलीवरी की व्यवस्था करा सकते हैं। जैसे कि आप कोई अमेज़न पे कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। पर अमेज़न का ये ज़रूर कहना है कि वो आ तो रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की जो डीलरशिप्स हैं उसकी महत्वपूर्णता जो है, डीलरशिप जो है वो अभी भी इसके बाद भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि अमेज़न जो है वो सिर्फ एक मध्यस्थ या मिडलमैन की तरह ही काम करेगा। जो आपकी जो गाड़ी फाइनली जो जिससे आप खरीदेंगे वो होगी डीलरशिप। तो डीलरशिप ही आपको गाड़ी बेचेगा। अमेज़न ये सारे जो बीच में जो फीचर्स हैं, ये आपने गाड़ियाँ देखी या फाइनेंसिंग या डिलीवरी या ये सब चीज़ें जो हैं, और वो फीचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे ही ऑफ कोर्स, वो सब प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गाड़ी आपकी आएगी डीलरशिप से ही। और अगर अभी उन्होंने ख़रीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 जनवरी तक $2300 के गिफ्ट कार्ड की भी योजना चालू की है, एक ऑफ़र चालू किया है। तो अगर आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, आप यूएस में हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, तो गुड लक। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो बढ़िया है, आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी अब एक अवेलेबल है। तो अगर हम गाड़ियों में आधुनिकता की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी मर्सिडीज़ बेंज की भी, क्योंकि मर्सिडीज़ बेंज ने किया है एक भविष्य की नई ऑटोमोटिव नवाचारों का अनावरण, जबकि उन्होंने निकाले हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि उनके हिसाब से भविष्य में मिलेंगे उनकी गाड़ियों में। ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है, सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप उसको आराम से पढ़िए। हम इसकी समरी या एक इसको ऊपर से इसका सारांश देखते हैं। तो कुछ फीचर्स जो इन्होंने बताए हैं वो ये है कि गाड़ियों में हाइपर पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस होगा, जिसका मतलब है, और ख़ासकर ये ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स रियलिटी को यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन जो है उसके ऊपर ही आपके टैबलेट या आपके फ़ोन में जो चीज़ें चल रही होगी, नेविगेशन चल रही होगी, गूगल मैप्स चल रहा होगा या सैटेलाइट मैप चल रहे होंगे, वो आपके विंड स्क्रीन पे ही आ जाएंगे। या आपकी जो टू डू लिस्ट होगी, या आज यहाँ से कुछ लेकर आना है, इससे मिलकर आना है, या इसका फ़ोन नंबर, इसको कॉल लगाओ, वो सारा आपको आपकी विंड स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी रियल टाइम, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी विंड स्क्रीन पे ही दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपका ध्यान और कहीं ना बटे, आपका ध्यान जो है ड्राइविंग पे रहे। इन्होंने बोला है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में प्रगति की जाएगी। उन्होंने बोला है कि एनर्जी एफिशिएंट जो है वो चीज़ें बनाई जाएंगी। अब इसमें इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी की बात क्यों की है? एनर्जी एफिशिएंसी और ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो है वो ये है कि वो सब कंप्यूटर या नेटवर्क जो कि स्मार्ट कार्स या स्मार्ट नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। अगर आपकी गाड़ियों को पता होना चाहिए कि मेरी प्रेफरेंसेस क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे कितनी स्पीड पे चलना अच्छा लगता है, मुझे कौन सा राउट लेना अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें जो है मेरी प्रेफरेंसेस हैं। ऐसे ही हर गाड़ी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होंगी, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, और ऐसी हज़ारों लाखों गाड़ियाँ होंगी जो सड़कों पे चल रही हैं, और वो सब गाड़ियाँ अपने आप में बात कर रही होंगी, मैं इधर जा रही हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ, तुम रुक जाओ, स्लो हो जाओ, या दोनों रुक जाओ, इसको
दूसरी गाड़ी को आने दो। ये सब जो कम्युनिकेशन है ये गाड़ियों के बीच में जो हो रही है, ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में सारी चीज़ें आती हैं, स्मार्ट नेटवर्क्स में आती हैं। तो अगर इनकी इसमें एनर्जी जो है जो वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत हुई, तो अब ऑफ कोर्स ये एनर्जी जो है ये कहीं से तो आ रही है, ये आपकी गाड़ी के फ्यूल से आ रही है। तो इस गाड़ी में इसमें अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो ये फीचर्स जो है इनेबल करने, ज़्यादा फीचर्स इनेबल करने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसकी पहली जो कदम है वो है कि इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम करें, इसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में एक साथ रियल टाइम जो है इसको हम इनेबल कर सकें। और वो ऐसा नहीं कि मैंने आपको अपने कंप्यूटर पर तो चला कर दिखा दिया, लेकिन जब हम उसको 40 गाड़ियों में डाला, 2000 गाड़ियों में डाला, तब वो इतना स्लो हो गया, इतना धीरे चलने लग गया कि उसको चलाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए और ताकि वो फास्ट चल सके और उसमें ज़्यादा एनर्जी ना लगे। अब आप उसको चलाते टाइम अपने पेट्रोल के बारे में या इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में ना सोचें, वो एक गाड़ी का पार्ट ही बन जाए और वो वास्तविक दुनिया के रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। उन्होंने कई और मटेरियल्स के बारे में भी बात की है, जैसे कि इन्होंने हाई परफॉर्मेंस सिल्क जो है, जो 100% बायोडिग्रेडेबल है, इसके बारे में बात की है, जो काफ़ी हल्की है और बहुत मजबूत है, जो कि ये गाड़ी के इंटीरियर्स को बनाने में यूज़ करेंगे। उसकी बात की है, जैसे कि इन्होंने ये एरोडायनामिक और मेंटेनेंस फ्री ब्रेक्स के बारे में बात की है, जो कि आपकी गाड़ी की ओवरऑल जो मेंटेनेंस है वो लागत जो है उसको नीचे ले आएंगे। इन्होंने ये बात की है कि सोलर पेंट वर्क, जो कि सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं एज अ पेंट, उसकी बात की है, जो कि करीबन 7400 मील पर साल की बिजली उत्पन्न कर सकता है। अब ये जो उन्होंने नंबर बोला है 7400 लगभग, ये ऊपर की कैप है ये, क्योंकि 7400 तब है जब कहीं भी आपको बारिश के बादल नहीं मिल रहे हर जगह और सूरज से वो पेंट को इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जनरेट करने का मौका मिल रहा है। पर हर बार ऐसा नहीं होगा, कई बार आप जाएंगे तो कभी छाया होगी, तो वहाँ पे जो बिजली की जो जनरेशन है वो कम होगी। तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर नीचे होगी, पर ये एक पहला कदम है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है जो इन्होंने कोट किया है। पर देखना ये है कि कितना कुछ हो पाएगा। इन्होंने ये भी बोला है कि ये पावर कन्वर्जन और हाई एफिशिएंसी वाले कंपोनेंट्स पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फीचर्स बढ़ते जाएंगे और एफिशिएंट पावर कन्वर्जन वाले कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने बोला कि अगर आप देखें कि ये सब फीचर्स करीबन 2040 प्लस के बाद ये उनके हिसाब से चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, उनके जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर ये फीचर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अब अगले 15 सालों में देखते हैं कैसे धीरे धीरे व्हीकल्स के अंदर जो फीचर्स हैं, गाड़ियों में फीचर्स जो हैं वो कैसे कैसे इंक्रीज़ होते हैं। और अब मर्सिडीज़ ये कह रहा है, तो अब जाहिर है और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर जो है, वो भी देखेंगे इसको और उन्होंने भी अपनी एक लिस्ट जनरेट करेंगे वो कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम उस पर भी ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी एक्साइटिंग टाइम आने वाला है अगले 15-20 साल, क्योंकि कितने सालों से पेट्रोल बेस्ड गाड़ियाँ चल रही हैं। अब ये पूरी की पूरी एक ये चेंज है जो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाएगा और उनके फीचर्स बिल्कुल अलग होंगे। तो देखेंगे कैसा चेंज होता है। तो अगर हमारी पिछली न्यूज़ आधुनिकता के बारे में थी, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो फन या उत्साह के बारे में है। तो आपने कभी सोचा होगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है कि ये गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत आरामदायक है, बिल्कुल कोई गड्ढा नहीं फील होता, बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चलती है। पर आप
कई लोग जो है वो गाड़ी की मैनुअल स्टिक शिफ्ट से चलाने वाली जो फीलिंग आती थी, जो एक्सेलरेशन वाली जो जो एक्साइटमेंट की फीलिंग आती थी, उसको मिस भी करते हैं। तो Hyundai ने एक नया फीचर निकाला है अपनी Ioniq 5N और Kia EV6 गाड़ियों में, जो कि फेक शिफ्टिंग प्रोवाइड करेगी। ये एक मैनुअल ड्राइविंग के अनुभव को प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आप गियर शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी में जैसे एकदम स्पीड आती है, आपको फील होती है, जो आवाज़ आती है, जो वाइब्रेशन आती है, वो सब इसमें इन्होंने डाली गई है। लोगों को ये जब चीज़ इन्होंने दिखाई है तो लोगों को काफ़ी अच्छी लगी है। कुछ लोग जो थे, जो संशयवादी थे, उनको लग रहा था कि इससे क्या होगा, पर जब उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी तो उन्होंने भी इसका आनंद लिया, क्योंकि इसमें कुछ बुरी बात तो है नहीं। तो सबने इसकी सराहना की है। इसमें जो गाड़ी है वो अभी भी ज़ीरो एमिशन ही रहती है। इसमें गाड़ी के ज़ीरो एमिशन की कैपेबिलिटीज़ को कुछ कम नहीं किया गया। तो बेसिकली आपको एक गाड़ी जिसमें ज़्यादा मैनुअल ड्राइविंग की फीलिंग भी मिल रही है और वो ज़ीरो एमिशन भी है। तो दिस इज़ द फन पार्ट ऑफ द दिस व्हीकल। इसलिए Hyundai इसको फन कैटेगरी में भी मार्केट कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इंटरनेट, कारोबार और जनता की न्यूज़। इससे पहले कि हम पहले आइटम पर जाएं, मैं पिछले एपिसोड में प्रस्तुत किए गए एक आइटम पर अपडेट देना चाहूँगा। हमने ये आइटम देखा था, ये न्यूज़ देखी थी, जिसमें कि मिडल मैनेजर्स जो हैं, जो कि है सीनियर मैनेजर्स या डायरेक्टर्स या वाइस प्रेसिडेंट्स या ये लोग जो है इन रोल्स की काफ़ी कटौती की जा रही है। इनकी हायरिंग बहुत कम हो गई है। आप देख सकते हैं सारे न्यूज़ आइटम्स। तो ये हमने पिछली बार बोला था कि ऐसा होने वाला है, और अब न्यूज़ आ चुकी है जो कि बताती है कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ। तो अगर हम देखें, गूगल ने अपने 10% सीनियर मैनेजर के जो रोल्स हैं उनमें कटौती कर दी है। ये मैनेजर, डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट लेवल के रोल्स हैं, जिसमें गूगल ने 10% अपने ग्लोबल रोल्स में से 10% लोगों को निकाल रहा है। अगर हम वॉक्सवैगन की बात करें तो वॉक्सवैगन भी यही कर रहा है। उन्होंने जर्मनी में 35,000 नौकरियां जो हैं उसको निकालने का डिसीजन ले लिया है। और ये अगेन ये जो है मैनेजमेंट सपोर्ट रोल्स जो हैं उन्हीं की भूमिकाओं को के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। एक और कंपनी अगर हम देखें, कारगिल, ये आपको शायद पता हो ना पता हो, ये एक बहुत प्रसिद्ध खाने के आपूर्ति करता है, और इन्होंने भी वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पर 8,000 नौकरियां जो कि कार्यकारी स्तर या कि से वरिष्ठ पद पर या फिर सीनियर पोजीशंस दैट आर बिलो एग्जीक्यूटिव लेवल को निकालने का इन्होंने डिसीजन ले लिया है। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एयरबस के बारे में भी आपने शायद सुना हो। ये एक एरोस्पेस निर्माता है। इन्होंने भी 2000 जॉब कट्स अनाउंस कर दिए हैं, जो कि फिर से मैनेजमेंट सपोर्ट टाइप रोल्स जो हैं उस पर केंद्रित हैं। तो कहने की बात यह है कि मैनेजमेंट और मैनेजमेंट सपोर्ट रोल्स से जो जुड़ी हुई जॉब्स हैं वो थोड़ी अब खतरे में हैं। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप को आप कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट बनाएं। कैसे? क्योंकि आप और स्किल्स में अपना टाइम, इसको सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। प्योर मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट जो है वो जब तक चल रही है वो ठीक है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर या एक ऐसी स्किल सीखें जिसमें आप अपनी टीम की और मदद अकेले भी कर सकते हैं, वो आपको हमेशा फ़ायदा ही देगी।
कभी नुकसान नहीं होगा उसका। चाहे आपको यूज़ करना उसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, आपको एक नई स्किल सीखने को मिल रही है, उसका कभी नुकसान नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्किल्स को सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन ये भविष्य में स्थिति कैसे बदलती है, अगले साल कैसा निकलता है, हम इस पर नज़र रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो सकती है, हो चुकी है एक्चुअली। तो चलिए अब हम अपनी अगली न्यूज़ पे चलते हैं, इस सेक्शन की पहली न्यूज़, और वो है स्टारलिंक के ऊपर। स्टारलिंक ने एक सेवा शुरू की है जिसको कह रहे हैं डायरेक्ट टू फ़ोन या डायरेक्ट टू सेल। ये सेवा जो है डायरेक्टली आपके सेल फोन को सैटेलाइट से सेल फोन सिग्नल प्रोवाइड करेगी। इन्होंने 20 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं अभी, जो कि इस सेवा को स्टार्ट कर देंगी। इस साल ये टेक्स्ट की सुविधाओं से चालू करेंगे, और अगले साल ये डेटा और IoT में अपने आप को की सेवाओं को भी चालू कर देंगे, और वॉइस जो है वो भी आ रही है। इनका उद्देश्य ये है कि आप कहीं पे भी हों दुनिया में, वहाँ पर आपको डेड जोन नहीं मिलेगा। आपका फ़ोन हमेशा सैटेलाइट के साथ सिग्नल ले पाने और कम्युनिकेट करने में सक्षम रहेगा, तो आपको हमेशा कनेक्टिविटी मिलेगी। और इसमें बढ़िया बात यह है कि आपको इसके लिए कोई स्पेशल फ़ोन या इक्विपमेंट नहीं खरीदना पड़ेगा। अभी तक जितने भी सेल फोन सैटेलाइट प्रोवाइडर्स थे, उसके लिए आपको उनका एक स्पेशल इक्विपमेंट खरीदना पड़ता था, जो या तो आपके फ़ोन के साथ अटैच होता था, पेयर होता था, या फिर आप उसमें ही बात करते थे। लेकिन इसमें आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं लेना पड़ेगा। आपका जो भी फ़ोन LTE या 4G टेक्नोलॉजी चला सकता है, वो इसके साथ काम करेगा। तो कोई भी फ़ोन जो LTE या 4G क्षमताओं को रखता है, वो इसके साथ काम करेगा। ये 10 Mbps से की स्पीड से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जाहिर है ये उसमें बढ़ावा करेंगे। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बहुत दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं और उनको सेल सुविधा नहीं मिल पाती। दूसरे भाग में सिर्फ इतना ही, अब चलते हैं तीसरे भाग पर।